आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीवों का विकास। जीवों के विकास में हम डार्विन का अवलोकन पढ़ेंगे। इसमें हम पिछले जो वीडियो था उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि जो डार्विन नाम के वैज्ञानिक थे बीगल का सफ़र किया था और उस सफ़र के दौरान डार्विन ने कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन निकाले थे। इस अवलोकन से उनको जीवों के विकास के सिद्धांत प्रतिपादित करने में मदद मिली थी। तो उनका पहला अवलोकन था कि सफ़र के दौरान डार्विन ने समुद्र के पानी के नमूने का अध्ययन किया, जिनमें से उनमें उन्हें कई प्रकार के जीव दिखे और वे चकित रह गए। यहाँ पर उन्हें खाए जाने की अद्भुत खाद्य श्रृंखला नजर आई। ऐसा ही उन्हें दक्षिण अमेरिका के जंगलों व पहाड़ों पर तरह तरह के जीवों के बीच में भी दिखाई दिया। उनके मन में आता रहा हर तरफ संघर्ष है, मरो या मारो, जो बच सकता है वह बच रहा है। शायद भौगोलिक ज़रूरत के अनुसार जो ढल गया वही जीव जो है वो बच जाता है। तो डार्विन ने यह अवलोकन किया कि उसने हर तरफ जीवों के बीच में हर तरफ क्या है, संघर्ष है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं या तो मर रहे हैं। और जो बच जा रहा है वो अपने आप को भौगोलिक ज़रूरत के अनुसार क्या कर रहा है, ढल जा रहा है। दूसरा अवलोकन उसने किया कि उष्णकटिबंधीय जंगलों में के कई विविध प्रकार के प्राणियों और उनके आवास का अवलोकन डार्विन ने पहली बार किया था। तीसरा, दक्षिण अमेरिका पहाड़ों के ऊपर उन्हें ऐसी चट्टान मिली जिनमें समुद्री जीव के जीवाश्म मिले। साथ ही उन्हें एक ऐसा भूकंप का अनुभव हुआ जिसमें समुद्र की सतह लगभग 3 मीटर तक ऊंची हो गई थी। इस प्रकार का अवलोकन यह दर्शा रहा था कि समय के साथ महाद्वीप और महासागर में व्यापक रूप में बदलाव आ सकता है। तो इस अवलोकन के आधार पर उसने ये देखा कि जो समय के साथ साथ महाद्वीप में या तो महासागर में क्या हो सकता है, बदलाव आ सकता है। अगला टॉपिक बताया उसने कि रेतीली समुद्री किनारों के स्थान पर ऊंचे चट्टानों से घिरी समुद्री किनारों के अवलोकन से डार्विन यह अनुमान लगा पाया कि निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं से भी पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आ सकता है। विशालकाय विलुप्त स्तनधारी सरीसृपों इत्यादियों के जीवाश्मों से यह पता चला कि पूर्व के जीवों और वर्तमान के जीवों में भिन्नताओं के साथ साथ समानताएं भी थी। मतलब जो पहले के जो जीव थे उनमें जब बदलाव हुआ उसके बाद जो जीव आए, यानी वर्तमान में जो जीव थे उनमें और पहले के जीवों में भिन्नता के साथ साथ कुछ क्या दिखाई दी, उनको समानताएं भी दिखाई दी। अर्थात पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन के साथ साथ जीवों में भी परिवर्तन आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ने जाएंगे कि गलापागोस के द्वीप समूह पर डार्विन के कुछ विशेष अवलोकन। जो विशेष अवलोकन था उसको हम देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर नामक देश के पास स्थित गलापागोस टापू पर जब बीगल पहुंचा, मतलब उनका जहाज पहुंचा, तो डार्विन को व्यापक अध्ययन करने का मौका मिला। टापुओं के इस समूह में कई छोटे बड़े टापू हैं जो ज्वालामुखी लावा से बने हैं। गलापागोस के टापुओं के कैक्टस तथा अन्य पौधे, छिपकली, पक्षी, कछुए, वर्मी आदि का डार्विन ने अवलोकन किया। बीगल का सफर आगे बढ़ा तब उन्हें और कई प्रकार की भू आकृतियाँ, विविध प्रकार के जीव और उनके आवास के बारे में अध्ययन करने का मौका मिला। उन्होंने मुख्य रूप से यहाँ तथा बीगल के पूरे सफ़र के दौरान जीवों के रंग में, आकार में, भोजन, आवास आदि संबंधित कई तथ्य व प्रमाणों को क्या किया, उसने जुटाया तथा सूक्ष्म अवलोकन किया एवं तर्क के आधार पर कई बातों को समझने की कोशिश की। आगे हम पढ़ेंगे विविधता, तथ्य और प्रमाण। गलापागोस में डार्विन को तथ्य के रूप में कई प्रकार के जीवाश्म मिले थे। यहाँ के वर्मी का जीवाश्म यह दर्शा रहा था कि पूर्व के वर्मी जो थे काफ़ी बड़े थे, जबकि इस समय डार्विन ने जिन वर्मियों का अध्ययन किया वे आकार में छोटे थे। उनके मन में यह बात आई कि समय के साथ साथ वर्मियों में क्या आने लग गया, बदलाव आने लगा। डार्विन ने कई अन्य जीवों के जीवाश्म जैसे घोंघे, सरीसृप, स्तनधारियों के अध्ययन से बताया कि जीवाश्म
पूर्व तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध के साथ साथ वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध दर्शाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। गलापागोस के फिंच जाति के पक्षियों का उन्होंने अध्ययन करते समय डार्विन कुछ और तथ्यों के बारे में विचार करने लगे। फिंच जो पक्षी थे हमारे देश की गौरैया की जाति से मिलते जुलते। गलापागोस में डार्विन ने लगभग 15 तरह के फिंच का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि वैसे तो हमारे फिंच एक जैसे, सारे फिंच जो थे वो एक जैसे थे, मगर अलग अलग टापुओं में मिलने वाले फिंच जो थे थोड़े अलग थे। खास तौर पे उनकी जो चोंच, पंख के आकार, उनमें बहुत ही अंतर नजर आया। डार्विन ने सभी फिंच की चोंच को नापा तो आश्चर्यचकित हुए कि उनकी चोंच में इतनी विविधता कैसे। उन्होंने देखा कि अलग अलग चोंच वाले फिंच का भोजन भी अलग अलग था। कुछ जो थे वो बीज खाते थे, कुछ जो थे वो फल, कोई कीड़े खाते तो कोई फूलों का रस चूसते थे। अब उनके खाने का जो था वो अलग अलग था, तो जिसके कारण उनकी चोंच जो थी, उनकी लंबाई, उनका आकार, ये भी क्या होने लगे, परिवर्तन होने लगे, बदलाव आने लग गया था। गलापागोस के टापुओं में किसी टापू पर कीड़े थे तो कहीं ऐसे पौधे थे जिनके बीज कठोर आवरण वाले थे, तो कहीं नरम फल वाले पौधे भी थे। जितनी विविधता चोंच में थी उतनी ही विविधता खाद्य संसाधनों की उपलब्धता में भी दिखाई दी। अर्थात कार्य के अनुसार चोंच में क्या हुई, विविधता दिखाई दी। मतलब उनके कार्यों के आधार पर उनके चोंचों में क्या दिखाई दिया, अंतर दिखाई दिया। नहीं, डार्विन का मानना था कि यह फिंच इक्वेडोर से उड़कर गलापागोस पहुंचे होंगे और फिर अलग अलग टापुओं के अलग अलग परिवेश में जीने लगे होंगे। यह इसलिए संभव हुआ होगा क्योंकि फिंच की प्रजातियों में भी विविधता थी। एक ऐसी चोंच वाले पूर्वजों से कार्य के अनुसार फिंचों की चोंच में विविधता सजाती लक्षण था तथा डार्विन ने उन्हें यह कार्य महत्वपूर्ण प्रमाण माना। यानी इन फिंच के चोंच में जो बदलाव आया उससे उन्होंने एक निर्णय निकाला कि जिन भी जीवों की उत्पत्ति जो है ना, एक जैसी होती है, लेकिन उनके कार्य जो है वो अलग अलग होते हैं। ऐसे लक्षण को हम सजाती लक्षण कहते हैं। जैसे उसने देखे कि चोंच जो थी, उनका आकार जो था वो अलग अलग था, लेकिन सबका कार्य जो था वो क्या था, खाने का था। यानी कोई भी चीज़ को चबाने के लिए वो उपयोग करते थे। तो ऐसे लक्षण जिनमें कार्य जो है एक जैसे होते हैं लेकिन उनकी जो उत्पत्ति होती है अलग अलग होती है, ऐसे लक्षण को हम सजाती लक्षण कहते हैं। सजाती लक्षण का अवलोकन, इसमें हम देखेंगे कि कई प्रकार के तने हैं। नीचे कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं हम लोग को, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अलग अलग प्रकार के तने वाले पौधों का कार्य भी अलग अलग होता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें सभी जो है वो एक पौधा जो है, ये वाला पौधा जो बेल के आकार का है, ये जो है वो जड़ में इसकी फल लगी है, मतलब जो कंद है उसको हम लोग यानी भोजन के रूप में लेते हैं। तो सबका आकार जो है वो अलग अलग है, उत्पत्ति जो है सबकी अलग अलग है, लेकिन इनके जो कार्य है वो सबके कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कद्दू, कांटे यानी नींबू, कंद जो है, इन सभी की उत्पत्ति तने की कलिका से हुई है, पर इनके कार्य जो है वो अलग अलग हैं। इस प्रकार हम पौधों की पत्तियों में भी सजाती लक्षण देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पक्षियों में चमगादड़ के पंख, डाल्फिन व सील के पंख, भेड़ व कुत्ते की अग्र टांग व छछूंदर के अग्रपादों को देखा होगा आपने। ये सभी उत्पत्ति व रचना की दृष्टि से समानता प्रदर्शित करते हैं। इनकी अग्र टांगों की अगली हड्डियां जो है ह्यूमेरस है एवं इनके साथ जुड़ी हड्डियां रेडियस और अल्ना है, अर्थात इनकी संरचना एक जैसी है। यानी इनके जो पूर्वज है एक से थे। क्या इन सभी के कार्य एक हैं? यदि नहीं तो ऐसा क्यों हुआ होगा? कुछ अन्य लक्षण जैसे तितलियां और पक्षियों के पंखों का कार्य समान है, पर उनकी उत्पत्ति एक समान नहीं है। इस तरह यहाँ पक्षी का पंख उनके अग्र टांग से बना है,
वहीं तितलियों का पंख उनकी टांग से नहीं बल्कि मुख्य रूप से त्वचा से बना है। इस प्रकार के लक्षणों को संवृत्ति लक्षण कहा जाता है, जो यह दर्शाते हैं कि उनके पूर्वज अलग अलग थे। अर्थात सजातीय लक्षण वे लक्षण हैं जिनकी उत्पत्ति एक जैसी जबकि कार्य अलग अलग, और संवृत्ति लक्षण में उत्पत्ति अलग अलग है पर कार्य एक जैसे होते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि संवृत्ति लक्षण और सजातीय लक्षण में अंतर देख रहे हैं। संवृत्ति लक्षण हम किसको कह रहे हैं? जिनके कार्य और उत्पत्ति अलग अलग, कार्य जो है वो समान है लेकिन उनकी उत्पत्ति जो है वो अलग अलग होती है। ऐसे लक्षण को हम संवृत्ति लक्षण कहते हैं। सजातीय लक्षण किसे कहते हैं? ऐसा लक्षण जिनके कार्य अलग लेकिन उत्पत्ति जो है वो समान होते हैं, ऐसे लक्षण को हम सजातीय लक्षण कहते हैं। दोनों का हम उदाहरण देखें यहाँ पर, चमगादड़ के पंख है, डॉल्फिन और सील के पंख है, भेड़ व कुत्ते की अग्रटांग, मनुष्य सुंदर के अग्रपात को हम देखें, ये सभी उत्पत्ति और रचना की दृष्टि से समानता रखते हैं। मतलब इनकी उत्पत्ति जो है वो समान है लेकिन सभी के जो कार्य है वो अलग अलग है। तो ऐसे लक्षण जिनके कार्य जो है अलग अलग है लेकिन समान उत्पत्ति है, मतलब ये सजातीय लक्षण कहलाते हैं। संवृत्ति लक्षण किसको कहते हैं? कार्य समान है लेकिन उत्पत्ति अलग अलग है। जैसे तितली पक्षियों के पंख का कार्य समान है लेकिन उनकी उत्पत्ति एक समान नहीं होती है, तो ऐसा लक्षण जो है संवृत्ति लक्षण कहलाता है। अब आगे का जो टॉपिक है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।